हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष इलाहाबादी आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी और एलटी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह श्रृंखला टेस्ट सीरीज है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ऑफलाइन ज्वाइन करना है या ऑनलाइन ज्वाइन करना है, तो हमारे नंबर 94 51 27 61 पर कॉल करके या एसएमएस करके बात कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए सभी परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट सीरीज है, शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? जल्दी से बताइए, व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको उत्तर देना है। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, 952 कवियों को। कितने? 952 कवियों को ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में शामिल किया है। चलिए प्रश्न संख्या 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, 28 ग्रंथों को माना है। तो 14 ग्रंथ को पीताम्बर दत्त बल्थवार ने माना है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, लक्षण लक्षणा का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल, लक्षण और लक्षणा का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर बात करें किसकी? अगर बात करें लक्षण की, तो 3 तरह के आपके पाए जाते हैं। क्या? 3 तरह के आपके दोष पाए 10 तरह के दोष होते हैं, 10 आपके गुण होते हैं। वामन ने 20 गुण माना है। उसी तरह अगर बात करें किसकी? लक्षण की, तो अगर आप देखेंगे तो एक अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, 3 तरह के आपके लक्षण पाए जाते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जाहत स्वार्था हो जाएगा, जाहत स्वार्था हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 4, कौन सा व्यंजन लुंठित कहा जाता है? जल्दी से बताइए, कौन सा व्यंजन लुंठित कहा जाता है? ला को पार्श्विक कहते हैं, या को अर्धस्वर या और वा को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जाएगा क्या? सी जाएगा। क्या जाएगा भैया? सी जाएगा, आर। चलिए क्या जाएगा? आर जाएगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्या जाएगा? आर जाएगा। बिल्कुल, 4 का क्या जाएगा? आर लुंठित चला जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी से बताइए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मणि, पहिया, अदालत या हवा? जल्दी से बताइए। देखिए, पहिया पूछा गया है, पहिया डोलता है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। पहिया जो है क्या है? पहिया आपका पुल्लिंग है। दवा खाई जाती है, मणि पहनी जाती है, ठीक है, और अदालत बैठी है। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। नील देवी को हिंदी का पहला दुखान नाटक किसने माना है? किसको? नील देवी को पहला दुखान नाटक किसने माना है? प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल गिरीश रस्तोगी ने माना है। प्रश्न संख्या 7, प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि का उर्दू संस्करण का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। उर्दू संस्करण है गोसाए या आफियान है, चौगाने हस्ती है, बाजारे हुस्न है या कोई नहीं है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ प्रेमचंद का जो रंगभूमि उर्दू का उपन्यास है वो चौगाने हस्ती नाम से है। प्रश्न संख्या 7 का बी हो जाएगा। कौन सा हस्ती? चौगाने हस्ती नाम से है। चलिए प्रश्न संख्या 7, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है भैया? गलत है, पहले तद्भव फिर तत्सम। तो पढ़िए आप चारों ऑप्शन। भाभी भारत जया, भावज भारत जया, बानर बंदर, मक्खन, मक्खन का मृक्षण होना चाहिए। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं? दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। पहले बंदर हो चाहिए तब बानर होना चाहिए, और यहाँ मक्षण का मृक्षण होता। क्या होता है? मृक्षण होता है मेरे भाई। क्या होता है? मृक्षण होता है। तो प्रश्न संख्या 8 को सुधार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, कबीरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कबीरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जल्दी से बताइए। रत्ना की बात है, लोई का ताना है, लक्ष्मा की आंखें हैं, धूप का धुआं है? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिए। लोई का ताना है। किसका है भैया? लोई का ताना कबीरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 10,
कौन सा अशुद्ध है भैया, कौन सा अशुद्ध है, जल्दी से बताइएगा। पिता ने बच्चे को सुलाया, पिता ने होना चाहिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं रही, माँ भी कर सकते हैं। चलिए, को सुलाया, पिता ने पुत्र को बुलाया, राम ने श्याम को बताया, शिकारी ने बाघ को मारा। जल्दी से बताइए, अशुद्ध बता रहा है। शिकारी को बाघ को वाला जो है ये क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि कर्म कारक में आपने देखा शिकार के अर्थ में को का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर आप बना लीजिएगा ए में, माँ ने बच्चे को बुलाया, भा हो गया है बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन में माँ कर लीजिएगा, भी ने बच्चों को बुलाया, पिता ने पुत्र को बुलाया, एकदम सही है, बुलाने के अर्थ में। राम ने श्याम को बुलाया, तो यहाँ शिकारी ने बाघ को मारा गलत हो जाएगा, ठीक है, एकदम आपने बहुत सही आंसर चुना है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11, ललित ललाम किस प्रकार का ग्रंथ है? ललित ललाम किस प्रकार का ग्रंथ है? तो पद्माकर का, किसका भैया, पद्माकर का ललित ललाम है। किस प्रकार का ग्रंथ है पूछ रहा, बिल्कुल सही, अलंकार ग्रंथ है। क्या भैया, अलंकार ग्रंथ है। कहाँ चला गया, आगे बढ़ जा रहे हैं। चलिए, ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दीजिए। प्रकर्ष, प्रकर्ष में किस प्रकार की ध्वनि है? जल्दी से बताइए, प्रकर्ष में किस प्रकार की ध्वनि है? तो यहाँ पर देखिए, जब किसी स्वर के साथ दो वर्ण मिले हों तो उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे प्रकर्ष या प्राण, प्रकर्ष या प्राण, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पा और फिर क्या करेंगे, रा पे हलंत, फिर आ हो जाएगा। तो एक स्वर के साथ दो व्यंजन का युग्म ही क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ। ध्वनियाँ तीन तरह की होती हैं, युग्मक होती है, संपृक्त होती है, संयुक्त होती है। चलिए, प्रश्न संख्या 13, गोविंद गिल्ला भाई की रचना, गोविंद गिल्ला भाई की रचना कौन सी है? जल्दी से बताइए। समस्या पूर्ति पर आधारित ये लोग लिखते थे, तो समस्या पूर्ति प्रकाश है, प्रदीप है या सर्वस्व है? जल्दी से, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, प्रदीप है। कौन सी है भैया? समस्या पूर्ति प्रदीप है, गोविंद गिल्ला भाई की रचना। चलिए, दूसरा टेस्ट है, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। कबूतर खाना किसका उपन्यास है? जल्दी से बताइए, कबूतर खाना किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का, बलभद्र ठाकुर का, शैलेश मटियानी का, शिव प्रसाद सिंह का? बिल्कुल सही उत्तर आप शैलेश मटियानी उत्तर जाना चाहिए। किसका भैया? शैलेश मटियानी ने सबसे ज़्यादा उपन्यास लिखा है। और ध्यान दीजिएगा, शैलेश मटियानी घी बेच के अपने गांव से भागे थे भैया, ठीक है, घी बेच के अपने गांव से भागे थे। चलिए, प्रश्न संख्या चलते हैं 15 की ओर। हाथ के तोते उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लापरवाह होना, स्तब्ध होना, पछताना या कोई नहीं? हाथ के तोते उड़ना, उड़ाना नहीं, उड़ना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि उड़ना है, तभी आप समझ पाएंगे। क्षमा करिएगा, जल्दीबाजी के चक्कर में गलती हो जाती, इसीलिए जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर स्तब्ध होना है। हाथ के तोते उड़ना का मतलब स्तब्ध होना। प्रश्न संख्या बी का उत्तर जाएगा। कहते नहीं उसके हाथ के तोते उड़ गए। चलिए, प्रश्न संख्या 11, पेन रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए, पेन रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? बिल्कुल सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। सांप आज्ञे की कैसी कविता है? आदर्शवादी है, यथार्थवादी है, भावात्मक है या व्यंग परक है? जल्दी से बताइए, कौन सी परक है इनकी रचना? अगर बात करें किसकी, आज्ञे की, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे इनका पूरा नाम है, और तार सप्तक के प्रवर्तक भी माने जाते थे। 1943, कौन सा 43? 1943 में तार सप्तक की शुरुआत हुई। 4 तार सप्तक निकलते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? व्यंग परक रचना। कौन सी परक रचना? व्यंग परक रचना। इनकी आंगन के पार द्वार रचना है, जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कितनी नाव कितनी बार में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए, बहरहाल, प्रश्न संख्या 18, हम लोगों ने दूध पिया का सही अनुवाद क्या होगा? हम लोगों ने, किसने भैया? हम लोगों ने दूध पिया, तो वयम दुग्धम अपिबम क्या हो जाएगा? अपिबतम। वयम, देखिए, वयम दुग्धम अपिबतम हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, अपीबतम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कहीं ने हम लोगों ने दूध पिया है, बीते हुए काल में है। किसमें है, बीते हुए काल में। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर वयम दुग्धम आप पिबम हो जाएगा, पिबताम नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा क्या, सी, वयम दुग्धम आप पिबम। क्या हो जाएगा, आप पिबम। चलिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 19 पढ़ाया भी हूँ। हर गीत का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है, जल्दी से बताइए। देखिए गीतिका की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, गीतिका की बात करें तो 26 मात्राएं, और हर गीतिका की बात करें, किसकी, हर गीतिका की बात करें तो इसमें होती हैं, हर गीतिका में होती हैं कितनी मात्राएं, बिल्कुल उससे 2 ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हरी 2 हैं इसलिए 26 दूई 28 मात्राएं होती हैं। अब ये पूछ रहा है कि यति किस पे होती है, तो लगा दीजिए प्रश्न संख्या 19 में बी, 16 और 12 पर यति होती है। कमेंट करके बताइएगा कि गीतिका पर कितनी यति होती है। अब इसको हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे कि गीतिका पर कितनी यति होती है। चलिए प्रश्न संख्या 20, कौन सा शब्द शुद्ध है, जल्दी से बताइए कौन सा शब्द शुद्ध पूछ रहा है। तो शिवाजी को काफी धाक जमी, यह कहना का आपकी भूल है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो ये देखिए केवल संकेत, इसलिए गलत हो जाएगा। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं नहीं, प्रश्न करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह कहना काफ़ी भूल गलत है, इसका मतलब शिवाजी काफ़ी धाक जमी है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21, किस विकल्प में सु उपसर्ग नहीं है, जल्दी से बताइए। स्वस्ति, सुक्ति, स्वार्थ, स्वल्प। अगर यहाँ पर देखिए तो किस विकल्प में सु उपसर्ग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग खट्टा कर देगा आपका। देखिए अगर बात करें किसकी, स्वार्थ की, तो सुधन अर्थ होता है। क्या होता है, सुधन अर्थ होता है, सु उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है। तो स्वार्थ में सु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्वधन अल्प हो जाएगा, नहीं है पूछ रहा है तो स्वधन अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वधन अल्प हो जाएगा। तो सु ये होगा नहीं, इसका क्या होगा, स्वधन अर्थ होगा। अगर सु करेंगे तो यही गलती करेंगे आप, स्वधन अर्थ हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। इसका मतलब प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। बाकी जो आपका स्वल्प है इसका सुधन अल्प होगा, और सूक्ति का सुधन उक्ति होगा, और स्वस्ति का सुधन अस्ति होगा। इस तरह से 21 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या किसका, प्रश्न संख्या 22, किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है, अधीन, अकंठ, अकस्मात, आकंड, तांडव। जल्दी से बताइए किसमें शुद्ध वर्तनी है, उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो अधीन होता है, आधीन नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। आकंठ की बात करें तो सही है। अकस्मात में अकस्मात होता है, इसलिए प्रश्न 22 का उत्तर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। आकंठ होता है, क्या होता है, आकंठ होता है मेरे भैया। वर्तनी छोटी छोटी बातों को पढ़ना है। भारतेंदु, प्रश्न संख्या 30, भारतेंदु ने किस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, जल्दी से बताइए। नील देवी में, सतहरी चंद में, जानकी मंगल में, या मुद्रा राक्षस में। तो जानकी मंगल में, किस में, जानकी मंगल में। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो 94 51 27 70 61 पर आप SMS करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको प्रत्येक संडे PDF मिलता रहे। 94 51 27 70 61। बस आपको एक काम करना है, इसका चार्ज ओनली 10 रुपया लगेगा, ठीक है, 10 रुपया चार्ज लगेगा जो लोग हमसे जुड़ेंगे। चलिए बहरहाल पैसा वैसे की बात नहीं करेंगे, नहीं कहोगे ले पैसा की बात जब देखो तब करते रहते हैं लोग। चलिए भारतेंदु ने किस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई, तो भैया जानकी मंगल में सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा,
सुरेंद्र वर्मा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ट्यूमर कहानी, उनका जो कहानी है, कहानीकार हैं, कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। श्रीकांत वर्मा, बी ऑप्शन सही होगा, श्रीकांत वर्मा। प्रश्न संख्या 25, नदिया के पार फिल्म उपन्यास पर आधारित है। नदिया के पार एक फिल्म बनी होगी, देखे होंगे, चंदा, चंदा उसकी पात्र है, आप लोग देखे होंगे, गजब की फिल्म है। फिल्म तो आप लोग देखते होंगे, मूवी आप देखते होंगे। जल्दी से बताइए कौन सी फिल्म बनी है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कोहबर की शर्त बनी है, कोहबर की शर्त बनी है। तामस पर कौन फिल्म बनी है, कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 26, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रचना एवं रचनाकार का कौन सा युग असंगत है या अशुद्ध है या विमेलित है। विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, अब्दुल्ला दीवाना, जीपी श्रीवास्तव, गड़बड़ झाला, लक्ष्मी नारायण लाल, आदमी का जहर। जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 26, विष्णु प्रभाकर हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, जीपी श्रीवास्तव हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका जाना चाहिए, लक्ष्मी नारायण लाल। आदमी का जहर नहीं है, किसका, आदमी का जहर नहीं है। प्रश्न संख्या 27, संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रणेता कौन है। जल्दी से बताइए प्रणेता कौन है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो 94 51 27 क्या 27 70 61 से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे पेज संतोष स्पेस इलाहाबादी स्पेस पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको प्रत्येक सप्ताह टेस्ट दिया जाएगा। जो लोग पीडीएफ चाहते हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको हम ऐड कर देंगे ताकि आपको टेस्ट निरंतर मिलता रहे और अपना मूल्यांकन आप स्वयं करिए। चलिए, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रणेता मुक्तिबोध है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध आप पढ़ेंगे, चांद का मुँह टेढ़ा, चांद का मुँह टेढ़ा, किसका, चांद का मुँह टेढ़ा, या फिर काला बूढ़ा चांद। ये सब कन्फ्यूजन जो होता है यहीं पर दूर होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 28, कल्पतरू उत्सव लीला किसकी जीवनी है, जीवनी पर है। कल्प कौन भैया, कल्पतरू उत्सव लीला, क्या कल्पतरू उत्सव लीला किसकी जीवनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस की है। किसकी है भैया, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है। चलिए, प्रश्न संख्या व्याख्या नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आपको 50 प्रश्न कराना है। वह नायिका जो जीवन भर कुंवारी रहती है, अरे भैया शादी विवाह नहीं करती है, उसे क्या कहा जाता है, अबीरा, अपराध, अमाजू या आपत। थोड़ा सा टाइम देते हैं हम, 20 सेकेंड का टाइम आपको देंगे। कितना, 20 सेकेंड का टाइम देंगे ताकि आप क्वेश्चन को देख सकें। वह नायिका जो जीवन भर कुंवारी रहता है, अमाजू कहा जाता है। अगर आपको आ रहा होगा तो आपका तुरंत दिमाग जाता है, आप बहुत लोग अबीरा मारेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, वैश्वानर किसका पर्यायवाची है, बानर, आग, राक्षस, पवन। वैश्वानर किसका पर्यायवाची है, जल्दी से बताइए। और सब लोग के घर में वह होती है, वह होती है, क्या होती है, आग होती है। आग लग गई है, क्या है, आग लग गई। आग लगा लीजिए अपने हृदय में और कहिए कि अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ देंगे। जब तक आप अपना रिकॉर्ड स्वयं नहीं तोड़ेंगे, दुनिया में कोई नहीं है जो आपका रिकॉर्ड तोड़ पाए। तो चलिए, बौद्ध गान नाव दोहा किसकी रचना, किसकी रचनाओं का संग्रह है। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 31, सिद्धों का, जैन का, नाथों का। सिद्धों का है, किसका है भैया, सिद्धों का है। 84 सिद्ध थे, नाथों की संख्या 9 थी, और आलवार कितने थे, 12 थे, न्यायनार कितने थे, 63 थे, और सप्तक कितना था, 4 था। ये सब बातें करते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 32, प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया के गीत, कार्नेलिया गीत गाती है भैया, क्या करती है, कार्नेलिया गीत गाती है। जल्दी से बताइए। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया गीत गाती है, 1931 में लिखा गया। 1933 में अंतिम नाटक प्रसाद जी का है। चलिए, बहरहाल तो प्रश्न संख्या 32 का उत्तर जाएगा ए। चलिए, प्रश्न संख्या 33, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, पंक्ति किसकी है। कामायनी की रचना 1935 में हुई थी, जिसमें 15 सर्ग थे। कितने, 15 सर्ग थे भैया। पहला चिंता था और अंतिम क्या था, अंतिम आनंद था। पहले चिंता करिए, फिर क्या करिए, फिर आनंद। अंतिम क्या था, आनंद था। क्या था भैया, आनंद। पहले चिंता पूछा जाता है, फिर
आनंद, पहले चिंता और फिर आनंद। और क्लास को भैया लाइक कर दीजिएगा, मोरे लल्ला शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल लज्जा, लज्जा पंक्ति से, लज्जा सर्ग से है। किससे है? लज्जा सर्ग से है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य सब कहते हैं। जहाँ सौंदर्य होगा वहीं तो लज्जा होगी। जेकरे सौंदर्य नहीं होगा वो का लज्जा दिखाएगा? कुछ नहीं लज्जा दिखाएगा। नाद न बिंदु, प्रश्न संख्या 34, नाद न बिंदु न रवि शशिमंडल पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, सरहपा की, डोम्बिपा की है? जल्दी से उत्तर बताइए। बिल्कुल नाद न बिंदु की अगर बात कहेंगे तो सरफा सबसे प्राचीन सिद्ध कवि कहे जाते हैं। कौन प्राचीन सिद्ध कहे जाते हैं? 34 का हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 35, नागार्जुन ने उपन्यास लिखा है। हीरक जयंती, मशाल, जंजीरें और उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए 30 सेकंड में। नागार्जुन ने उपन्यास लिखा है, नागार्जुन ने उपन्यास हीरक जयंती लिखा है। आप लोग कह रहे थे थोड़ा आवाज़ धीमी आ रही है। आज दमदार तरीके से, ऊर्जावान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। 125 नंबर की टेस्ट सीरीज, कितने? 125 नंबर की टेस्ट सीरीज आपको संतोष इलाहाबादी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो एग्जाम मास्टर की यूट्यूब चैनल पर आप पेड क्लास मेरी प्रत्येक दिन 3:15 पर भैया देख सकते हैं। 3:15 पर देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ आप पाएंगे। चलिए, नागार्जुन के उपन्यास लिखा हीरक जयंती, कौन सा? ए हो जाएगा, हीरक जयंती। प्रश्न संख्या 36, जगत शब्द, जगत में हलंत लगा लीजिएगा। जगत शब्द के षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा? जगत में हलंत कर लीजिएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा? 36 प्रश्न संख्या है। देखिए अगर बात करें किसकी, षष्ठी की बात कर रहा है तो जगतो होगा। जगतो होता है ना, तो जगतो होगा। और क्या होगा? विसर्ग भी होगा। तो जगत जगता जगते, ऐसे याद करना है आपको। ट्रिक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, दुनिया में कोई ट्रिक ऐसी आप देखे नहीं होंगे। यूट्यूब के चैनल पर सबसे पहली बार आपको ऐसी ट्रिक मिलेगी। गा गा के, हंस हंस के, लोट लोट के आपको सुनाया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 मतलब 37, एक ही कोख में जन्म लेने वाला, एक ही कोख में जन्म लेने वाला। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। संतति है, सहोदर है, जातक है, आत्मज पाल है। जल्दी से बताइए एक ही कोख से जन्म लेने वाले को सहोदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहोदर कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 38, राघव चेतन की सूफी काव्य नहीं, सूफी का नायक नहीं, पात्र होना चाहिए। यहाँ पर नायक को काट के क्या कर लीजिए? पात्र कर लीजिए। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? ये होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताइए किसका है? पद्मावत का है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद सूफी कवियों में प्रधान कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 39, यह भाषा ठेठ, प्रश्न संख्या 39 पढ़िए। यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल के व्यवहार संस्कृत के कुछ रस सिद्ध शब्द लिए हुए है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का है, बच्चन का है, श्याम सुंदर दास का है। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल श्याम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 39 का उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 39 का उत्तर है ए, यह भाषा के बारे में बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 40, कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड है, दिव्या है, कब तक पुकारूं या झूठा सच है? तो कब तक पुकारूं इनका नहीं है, रांगेय राघव का है। किसका है? रांगेय राघव का है। नट के जीवन पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 40 का सी। चलिए प्रश्न संख्या 41, कौन सी बोली इकार बहुला होती है? इकार बहुला कौन सी बोली होती है भैया? इकार बहुला भोजपुरी होती है। कौन सी होती है? भोजपुरी होती है। इकार बहुला भोजपुरी होती है। प्रश्न संख्या 42, भास द्वारा रचित पंचरात्र में कितने अंक हैं? भास ने सबसे ज़्यादा नाटक भैया लिखा है। और भास जो है कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कहे जाते हैं। ठीक है, कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कहे जाते हैं। वासव दत्ता जैसे अनेक इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं। चलिए बहरहाल बात करते हैं किसकी? भास के पंचरात में। तो पंचरात की बात करें अगर, जल्दी से उत्तर दीजिए, थोड़ा सा सोच विचार के उत्तर दिया करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? पंचरात कितने? 5 में 3 पहाड़ होते हैं। कितने पहाड़ होते हैं भैया? 3 पहाड़ होते हैं, इसलिए हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा अंक। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 43 को। निर्धन के धन से तुम आई
में कौन सा अलंकार होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जितने लोग देख रहे हो ना हल्के मत लेना इसको। निर्धन सी सा सरिस अगर आएगा, क्या आएगा भैया लोग जी? सी सा सरिस अगर आएगा तो आपको दे धड़क मार देना है क्या? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, रूपक में जोड़ दिया जाता है। जैसे हम और तुम अगर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, तो यहाँ पर भैया नायक और नायिका एक हो रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानो जन जान जानो होता है, और अनुप्रास अलंकार में वही वर्ण बार बार आता है। क्या आता है? वही वर्ण बार बार आता है, जैसे शेष महेश गणेश निरंतर गाँव। चलिए प्रश्न संख्या 43 का उत्तर क्या हो गया? उपमा। प्रश्न संख्या, बिल्कुल प्रश्न संख्या 44, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। थोड़ा स्पीड इसलिए ज़्यादा है कि ज़्यादा प्रश्न कराना है, अगर आप पढ़े हैं तो ऐसे देखते लौक जाएगा उस को आंसर हुआ। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति, यह पंक्ति किसकी है? गे की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सिया राम शरण गुप्त की है? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 44 पर हम लोग पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जिसे कौंटोम्बुक कवि के नाम से जाना जाता है। भारत भारती, कौन सी भारती भैया? भारत भारती 1912 में इनकी रचना है। कब है? 1912 में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। चलिए प्रश्न संख्या 45, राम चंचल बालक है, वाक्य में चंचल है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक और संख्यावाची। इस तरह से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो आप देखिए चंचल है, कैसा है? चंचल है तो भाई चंचल है, शांत है, अशांत है, वह उसका गुण है। क्या है? वह उसका गुण है, इसलिए 45 का हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 46, धड़ाधड़ में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 46, धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय या वैभाव है? इनमें से नहीं है। तो धड़ाधड़ पूछ ले, अनुरूप पूछ ले, यथाशक्ति पूछ ले, यथाविध पूछ ले। जहाँ पर यव्यय प्रधान होता, क्या अव्यय प्रधान होता है, जैसे अस, उर, आदि, आनु, आप ही होता है, और पूरा का पूरा पद नपुंसक लिंग का काम करता है, वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न संख्या 46 का उत्तर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, लिफाफा किस भाषा का शब्द है? भैया तुर्की भाषा कैंची होता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और गमला, गमला किस भाषा का शब्द है? पूछा जाता है, गमला, गमला किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इस तरह से अगर लिफाफा पूछ ले, क्या पूछ ले? लिफाफा पूछा है, थोड़ा सोच विचार के उत्तर दीजिएगा। अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 48, कौन सी रचना मृदुला गर्ग की नहीं है? व्याख्या नहीं कर रहे हैं, प्लस केवल उत्तर देखिए और प्रश्न पढ़िए। मृदुला गर्ग की नहीं है। मृदुला गर्ग बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, आप इनके बारे में पढ़िए। मैं और मैं, वंशज, कंदील की धुआं, काठ गुलाब। कौन सी भैया? काठ गुलाब। जल्दी से बताइए। तो कंदील की धुआं नहीं है, किस कंदील की धुआं इनका नहीं है। मेरे बच्चों कमेंट करके बताइए कंदील का धुआं किसका है, जरा आप भी थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए। तो प्रश्न संख्या 48 का उत्तर जाएगा सी। प्रश्न संख्या 49, कृष्णचंद्र किस उपन्यास का पात्र है? जल्दी से बताइए, वर्ड इंपॉर्टेंट। कवन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास लिखा प्रेमचंद ने। प्रेमचंद उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। तो कृष्णचंद की अगर बात करें तो ये सेवा सदन का पात्र है। किसका है भैया? सेवा सदन का पात्र है। प्रश्न संख्या 50, आख्यातोपयोगे में कौन सी विभक्ति है? आख्यातोपयोदों में कौन सी विभक्ति है? देखिए यौन विकार होता तो तृतीय विभक्ति हो जाती, नमा सत्य स्वाधा होता, ओम नमः शिवाय चतुर्थी विभक्ति हो जाती। अब यहाँ पर बच रही क्या? पंचमी विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान अलग होना, तो यहाँ अलग होने के संदर्भ में, घृणा के संदर्भ में, तुलना के संदर्भ में अपादान विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर हो गया डी। इस तरह से आपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं 30 मिनट में। लगातार आप संतोष इलाहाबादी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइए क्या त्रुटियां हैं, कहाँ सुधार किया जाए, कहाँ कमी है, वो प्रश्न आपके साथ लाया जाए। 2 महीने में एग्जाम हो जाएंगे। अगर आपको जुड़ना है हमसे, लगातार आपको जुड़ना है टेस्ट सीरीज से, तो आप हमारे नंबर 94 51 27
7061 पर हेलो हाय करके आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और पेड क्लास लेना है तो एग्जाम मास्टर के यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन आपको 3:15 पर हम वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 51, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? हे भैया हे लल्ला आराम से पढ़िए। तो संधि की बात कर रहा है। संधि युग्म होता है, जोड़ होता है। संधि दो वर्णों का जोड़ होता है, एक बार पूछा गया है। समास क्या होता है? समास दो शब्दों का जोड़ होता है। इसमें शब्द जुड़ता है, उसमें शब्द, जैसे जैसे रसोई घर, रसोई घर क्या है? शब्दों का जोड़ है। और यहाँ पर अत्याचार क्या है? वर्णों का जोड़ है। जरा समझिएगा, अति धन आचार होता है। क्या होता है? अति धन आचार होता है, यण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यावर हो जाता है, अंडर 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 यावर हो जाता है। हमने आपको ट्रिक भी बताते रहेंगे बीच बीच में, अभी तो ट्रिक नहीं बता रहे हैं। ट्रिक ऐसा बताया जाएगा, जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तब तक ट्रिक काम नहीं करती है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। चलिए प्रश्न संख्या 52, महादेवी वर्मा का गौरा गौरा गाय किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए। महादेवी वर्मा भैया श्रृंखला की कड़ियाँ बहुत पूछा जाता है, महिलाओं की समस्या पर लिखी गई थी और इन्होंने काव्य लिखा, निहार रस्म नीरजा लिखा, यामा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जितनी चर्चा इनके बारे में की जाए, काव्य लिखे, निबंध लिखे, आलोचनाएं भी एक आध आप पाएंगे, तो इनकी चर्चा हम आप पर विशेष रूप से करेंगे। चलिए बहरहाल महादेवी वर्मा का जो गौरा गाय है रेखा चित्र है। परिवार इनका बहुत प्रसिद्ध है, पशु पक्षी द्वारा लिखा गया है। परिवार में ही गौरा गाय का वर्णन है। भैया कमेंट जरूर करिएगा, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा। रेखा चित्र है, क्या है? प्रश्न संख्या 52 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 52 का उत्तर हो गया डी। चलिए प्रश्न संख्या 53, उपन्यास पत्रिका का प्रकाशन स्थल था। बहुत इंपॉर्टेंट है, उपन्यास पत्रिका का प्रकाशन स्थल। देखिए उपन्यास पत्रिका अगर बात करें तो गोपाल राव गहमरी, बताइएगा, गोपाल राव गहमरी उपन्यास पत्रिका का प्रकाशन करते थे और काशी से करते थे। कहाँ से करते थे? काशी से करते थे। अरे यार काशी भैया, भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ, सुदामा धूमिल पांडे का जन्म काशी में हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, राजा राम मोहन राय का संबंध काशी से ही है, काशी से है, महामदन मोहन मालवीय जिसमें अनुप्रास अलंकार है, काशी से है। चलिए बहरहाल तो प्रश्न संख्या 53 का उत्तर हो जाएगा क्या? ए। प्रश्न संख्या 54 का उत्तर दीजिए। बताइए ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग, ई ई ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? इसमें मतलब पूछ रहा है कि जो ई का उच्चारण है वो किस भाग से होता है। प्रश्न संख्या 54। बिल्कुल, देखिए अगर आगे की बात करें, ई आगे, ऊ पीछे, छोटा आ मध्य होता है, बड़ा आ क्या होता है? आपश्य होता है। तो बात करेंगे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? अग्रभाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अग्रभाग हो जाएगा। चलिए पूरब और दक्षिण के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चारों भाग होते हैं उन्हीं के भाग के नाम पूछ रहा है। चलिए दोनों भागों का नाम आप बताएंगे और अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। आग्नेय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आग्नेय कहा जाता है पूरब और दक्षिण के बीच के भाग को। चलिए एक दिन हम आपको ट्रिक के विधि के द्वारा बताएंगे, यहाँ समय कम है क्योंकि प्रश्न को पूरा कराना है। प्रश्न संख्या 55 का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा मोरे लल्ला। क्या हो जाएगा? आग्नेय। चलिए प्रश्न संख्या 56, कौशल केसरी की संज्ञा किसे दी जाती है? कौशल केसरी की संज्ञा किसे दी जाती है? अमरीलाल नागर, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत या कृष्ण बिहारी मिश्र? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा गोविंद सेठ गोविंद दास को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 57, संकल त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? ध्यान दीजिएगा, संकलन त्रय में समय आता है, स्थान आता है। क्या आता है? समय आता है, स्थान आता है और कार आता है, लेकिन प्रभाव बिल्कुल भी नहीं आता है। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जाती है, सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 58, आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द है। जल्दी से बताइए। बनने वाला शब्द है अनुगुणता है, अवसरवादिता है, अनन्यता है या असहनशीलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को पढ़िए, ऐसे प्रश्न को आराम से चारों ऑप्शन पढ़िए। देखिए मैं पढ़ने की विधि बता रहा हूँ कैसे करना है।
आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। 60 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद कल कराएंगे फिर। अनुगुणता, अवसरवादिता, अन्यथा, असहनशीलता। तो प्रश्न संख्या 58 का उत्तर हो जाएगा असहनशीलता। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59, सामिस भोजी शब्द का तात्पर्य क्या है? बताइए भाई, बताइए। सामिस भोजी का तात्पर्य क्या है? ए ऑप्शन है जो मांस का सेवन करता है, बी ऑप्शन है जो मांस का सेवन नहीं करता है, सी ऑप्शन है जो शाकाहारी है, और डी ऑप्शन है जो शाखा और मांसा, शाक कर लीजिएगा, शाखा और मांसा दोनों है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 59 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। देखिए, आमिष का होता है निरामिष, तो आमिष का मतलब होता है निरामिष, तो यहाँ सामिष पूछा है, तो जो मांस सेवन करता है उसी को सामिष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 59 का हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 60 का उत्तर दीजिए। निम्न में से किस युग्म सही विलोम है? मतलब जो ये प्रश्न संख्या 60 है इसमें सही है। तो दुकूल का प्रतिकूल, अजर का अविनाशी, सत्कर्म का निष्कर्म, विश्वास का अविश्वास। जल्दी से बताइए कौन सा विलोम सही है? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 60 का उत्तर होगा डी। क्या होगा? उत्तर होगा डी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर सही है विश्वास का अविश्वास, बाकी गलत हैं। प्रश्न संख्या 61, श्रोता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर सर्वनाम की बात करें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के भेद की बात करें 6 होता है, और संख्या की बात करें 11 होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब मध्यम, उत्तम और अन्य। तो यहाँ श्रोता के लिए बात कर रहा है, किसके लिए? तो जो सुनता है वो मध्यम होता है, जिसमें आप और तुम का प्रयोग किया जाता है। और प्रथम पुरुष में आता है मैं और हम, और अन्य में आता है कोई ना, जो अप्रत्यक्ष होता है मेरे भाई। 61 का उत्तर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। 61 का बी हो जाएगा। कोई भी गलती है, कुछ भी समस्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरा वीडियो इसके बाद जबरदस्त तरीके से आपके टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। चलिए, 61 श्रोता के लिए सर्वनाम का प्रयोग हो गया। कौन सा? मध्यम पुरुष। किस? प्रश्न संख्या 62, किस नाटक के लक्षण अर्थ प्रकृति का भेद नहीं है? किस नाटक के लक्षण अर्थ प्रकृति का भेद नहीं है? मतलब जो अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं उसके भेद नहीं है। बिल्कुल बताइए। कार, पताका, प्रतिमुख, बिंदु। तो प्रतिमुख भेद नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थ प्रकृतियाँ आपको पढ़ाएंगे, संधियाँ पढ़ाएंगे, ये सब बात आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 63 का उत्तर दीजिए। बिहारी और देव किसकी आलोचनात्मक कृति है? कृष्ण बिहारी मिश्र की है, लाल भगवान दीन की है, पदम सिंह शर्मा की, या कोई नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का उत्तर दीजिए। लाला भगवान दीन। कौन सा भगवान दीन? लाला भगवान दीन कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। अगर देव बिहारी जुड़ जाता तो कृष्ण बिहारी मिश्र हो जाते, पहले बिहारी है इसलिए लाला भगवान दीन उत्तर हो जाएगा। 63 का उत्तर क्या हो जाएगा? 63 का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, प्रश्न संख्या 64, ब्रह्म क्रांति किसका निबंध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रह्म क्रांति बाल मुकुंद गुप्त का है, भारतेंद्र का है, सरदार पूर्ण सिंह का है, या माधव प्रसाद मिश्र का है? अरे भैया, मारिस मोहि कुठाव चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो ब्रह्मकांत किसका है? जल्दी से उत्तर दीजिए। सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है भैया? सरदार पूर्ण सिंह का है। ध्यान दीजिएगा, किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है। चलिए, प्रश्न संख्या 65, कवियों में सौम्य पंत नामक पत्र संकलन करता कौन है? कवियों में सौम्य पंत नामक पत्र के संकलन करता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, श्री प्रसाद सिंह है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है, या कोई नहीं है? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, हरिवंश राय बच्चन है। कौन है भैया? हरिवंश राय बच्चन है। और हरिवंश राय बच्चन वायरन का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरन का कवि कहा जाता है। मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें आदि इनकी इत्यादि रचनाएं, 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। चलिए, प्रश्न संख्या 66 का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा सघोष ध्वनि है? जल्दी से बताइए।
कौन सा है? सा है, हा है, शा है, हा है। अरे भैया अघोष और सघोष हा है। अगर बात करें अल्पप्राण की तो इसमें कम हवा लगता है, तो या रा ला वा क्या है? अल्पप्राण है, शाखा साहा महाप्राण है। सघोष को ही सघोष को ही घोष कहा जाता है। तो यहाँ पर जब अघोष सघोष जब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अघोष सघोष जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर जो अघोष होता है वर्ग का पहला और दूसरा, सघोष शेष बचेगा क्या? तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर जहाँ पर यारा लावा लिखते हैं उलट जाएगा, यहाँ पर सा खा सा और हा चला जाएगा किसमें? सघोष में। तो उत्तर हो जाएगा क्या? हा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, देख रहे हैं, बिना पढ़े आएगा नहीं। तो पढ़ने के लिए आप एग्जाम मास्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज के लिए आप संतोष इलाहाबादी नंबर 9451277061 को ज्वाइन कर सकते हैं। बार बार मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करें, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 67 का उत्तर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यही प्रोफेसर, डॉक्टर और मजदूर और किसान का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है पर इनमें अभी वास्तविकता कम है। किसका कथन है? देखिए पढ़िए। आचार्य शुक्ल का, नंदलाल वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये ही प्रोफेसर, डॉक्टर, मजदूर और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है, इनमें अभी वास्तविकता कम है। किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका है भैया? नंद दुलारे वाजपेयी का। चलिए प्रश्न संख्या 68, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही संकलन बताइए। अशोक के फूल, कुटज बिहार, विचार प्रवाह आलोक का है। देखिए अब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। तो प्रश्न संख्या 68 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आलोक पर्व। अब हम आपको केवल प्रश्न पढ़ के उत्तर देंगे भाई, क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए प्रश्न संख्या 69, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण दीजिए। चारों ऑप्शन पढ़िए। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या होगा? बालक सो रहा था। जब तक कार्य पूरा न हो, मतलब रहा था, रही थे, आते हैं, तब वहाँ पर अपूर्ण हो जाता है। प्रश्न संख्या, और आपको पीडीएफ बच्चों जो पेड क्लास वाले हैं उनको पीडीएफ भेज दिया गया है, वो लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें, और आप लोगों को आंसर की भी भेजेंगे। जहाँ कहीं दिक्कत हो बताइएगा। प्रश्न संख्या 70, सुजाता। प्रश्न में कोई दिक्कत होती तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि बहुत व्यस्तता चल रहा है इस समय। सुजाता किस नाटक की स्त्री पात्र है? जल्दी से बताइए। सुजाता किस नाटक की स्त्री पात्र है? बिल्कुल मादा कैक्टस का है। मादा कैक्टस किसका उपन्यास है? लक्ष्मी नारायण लाल का है या लक्ष्मी नारायण मिश्र का है? जल्दी से बताइएगा। चलिए कंफ्यूज कर दूं ताकि आप पढ़ो। चलिए, प्लेटो की रचना कौन सी नहीं है? प्लेटो की रचना कौन सी नहीं है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनाया हूँ, कैसे कैसे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। बिल्कुल जल्दी से बताइए। पेरेहुसिस, इयोन, पोलितैया या रिपब्लिक? बिल्कुल पेरहिप्स नहीं है। उदात्त प्रकृति के जन्मदाता कौन है? लोंजाइनस की रचना है। प्रश्न संख्या 71 का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 72 का उत्तर दीजिए। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है? जल्दी से पढ़िए। अरे भैया का वर्ग का क्या होता है? का खा गाघा का कंठ होता है, ताथा दाधा का दंत होता है, और सा री टाठा का मूर्धन्य होता है। प्रश्न संख्या 72 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। और सा ई उ जो होता है इनका तालव्य होता है, और ई का भी क्या होता है? तालव्य होता है। चलिए बहरहाल प्रश्न संख्या 73, मधुधन आर्य में संधि कौन होगी? संधि का नाम बताइए। संधि का नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए, अपने विचार में सोच लीजिए। तो मधुधन आर्य होता है। अरे व्याख्या नहीं करनी है ज़्यादा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 73 का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 73 हो गया। 74, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। गदा में कौन सा कारक है? भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। बताइए, जब कहीं पर किसी साधन की बात करे, साधकतम की बात करे, साधन की बात करे, तो वहाँ करण कारक होता है। मैं रोटी किससे बना रहा हूँ? बेलने से बना रहा हूँ। मैं खाना चम्मच से खा रहा हूँ। माँ हमको डंडे से पीटती है। संतोषवा जिन पढ़ाओ, पढ़ ले, लेकिन नहीं पढ़ाने में मन लगता है। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 75, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? नहीं की बात कर रहा है मारवाड़ी, अवधी, बुंदेली और मेवाती। मतलब ये जो बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग सोच समझ के दीजिएगा। पहली बात तो बोली नहीं जाती है।
प्रश्न संख्या 1, मारवाड़ी और क्या हो जाएगा, मेवाती नहीं बोली जाती है। तो प्रश्न संख्या उत्तर हो जाएगा सी 1 और 4। क्या हो जाएगा, सी 1 और 4, मतलब आपकी जो मारवाड़ी और मेवाती ये संबंधित नहीं है उत्तर प्रदेश की बोलियों में। चलिए प्रश्न संख्या 76, कौन सा राज्य हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर रहा है, जल्दी से बताइए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सभी आपके हिंदी भाषी प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, कौन सा, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न संख्या 77, आलाखंड किस बोली भाषा में लिखा गया है। आलाखंड किस बोली भाषा में लिखा गया, आप पढ़े होंगे आलाखंड परमाल रासो नाम से जाना जाता है। जगनिक ने इनकी रचना की। किसने भैया, जागनिक ने है, जगनिक ने, किसने भैया, जागनिक ने इसकी रचना की। बिल्कुल उत्तर बताइए। बिल्कुल बुंदेली में लिखा गया है। किसमें, बुंदेली में लिखा गया है। आलाखंड चार्ल्स इलियट ने इसका संपादन किया था। चलिए 78, कौन सा युग्म सही है। प्राण प्राणों, दर्शन दर्शनों, दाम दामों, मुन मुनियों। अरे मेरे भैया, कौन सा युग्म सही है की बात कर रहा है, कौन सा युग्म सही है। अगर बात करें किसकी 78 की, तो प्राण खुद बहुवचन होता है, तो प्राण, दर्शन, दाम, अक्षत, ऊंट इनका नहीं होगा। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा क्या, मुन का मुनियों सही है। मुन का मुनियों, नदी के नदियों, लता लताएं, हाँ ये होता है क्या, बाहुवचन। तो 78 क्वेश्चन हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा भैया। प्रश्न संख्या 79, निराला की माता का नाम क्या था। देखिए निराला की माता का नाम क्या था, सब लोग पढ़ लेंगे क्या, इनकी मैडम का नाम। तो इनकी मैडम का नाम मनोहरा था, लेकिन इनकी माता का नाम रुक्मणी था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम जान रहे थे सब लोग पढ़ लेंगे क्या, मनोहरा, क्योंकि मनोहरा संबंधित निराला जी को बहुत सपोर्ट करती हैं और बैसवाड़ी इन्होंने इन्हीं से सीखा है। प्रश्न संख्या 80, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह किसका कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा किसका कथन है। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं पीडीएफ ले लूं, तो भारत की किसी भी परीक्षा के लिए आपके ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो 94, 51, 27, 70, 61 पर आप हालो हाई करके जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आप पा सकते हैं और प्रत्येक रविवार आपका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट की न्यूनतम बहुत कम फीस, जितना आप थूक देते हैं पान खा के, जितना आप 2 दिन अगर चाय ना पिए, 5 वाला दूध जो इलाहाबादी लाते हैं, तब आपका हो जाएगा। ज्ञान पे खर्चा करिए। चलिए राजशेखर का है, किसका है मेरे प्यारे बच्चों, राजशेखर का है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 80 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्या मारेंगे, रसात्मक काव्य वाले विश्वनाथ को मार देंगे, नहीं। प्रश्न संख्या 81, कौन सा संस्मरणात्मक कृत राजेंद्र यादव की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिनके साथ जिया युग पुरुष यादव, औरों के बहाने, अरे भाई संस्मरणात्मक राजेंद्र औरों के बहाने, किसके बहाने। प्रश्न संख्या 81 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य कौन सा है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया। अगर प्रथम की बात करेगा तो कुमकुम बना लीजिएगा। क्या, कुम, पहला ऑप्शन कर लीजिएगा कुमकुम। अगर कुमकुम ना होता तो कौस को मार सकते थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुमकुम बना लीजिएगा। क्या बना लेंगे आप, कुमकुम 82 बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 43, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। कम की बात कर रहा है, तो जल्दी बताइए। राम, रावण, दशरथ पुत्र, फिर से पढ़िए। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो राम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, अनुराग रत्न किसकी रचना है। भैया अनुराग रत्न किसकी रचना है, नाथूराम शर्मा शंकर की रचना। किसकी है, नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। गर्भरंडा रहस्य और व्यंग्यकार के रूप में बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध थे, व्यंग्यकार के रूप में। तो प्रश्न संख्या 84 का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 85, जिस पर मुकदमा किया गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर मुकदमा किया जाता है उसको वादी कहते हैं, प्रतिवादी, अभियुक्त या हत्यारा।
थोड़ा सा सोचिए, वादी का प्रतिवादी होता है, तो जिस पर मुकदमा किया गया है उसको प्रतिवादी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन है, एकदम जहर है जहर। अगर ये क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए फाइट से बाहर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बराबर 25,000 बच्चे। इसीलिए 10 रुपया का मोह न करिए। संतोष इलाहाबादी के टेस्ट सीरीज से प्रत्येक रविवार आप जुड़ जाइए 125 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। चलिए, प्रश्न संख्या हो गया 85, बिल्कुल प्रतिवादी। प्रश्न संख्या 86, प्रश्न संख्या 86, संधि का दृष्टि से अशुद्ध का चयन करिए। भैया संधि के दृष्टि से अशुद्ध का चयन करिए करना। अगर ये उत्तर आप बता दिए तब जान लीजिए आप जीत जाएंगे। तथैव तदापि तदाकर तदोपरांत। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इस प्रश्न में। समझिए कि तथा धन अपि होता है, ऐसे लहाइए। तथा धन ए होता है और तत् धन आकार तदाकार होता है, इसका मतलब तदोपरांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 87 मतलब 87 87 का उत्तर बताइए। राजभाषा 87, राजभाषा अधिनियम 1976 का क्षेत्र का कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है की बात कर रहा है, जल्दी से बताइए। तो भैया का क्षेत्र में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार है, गुजरात नहीं है। भैया आप ये बताइएगा गुजरात किसमें है। तीन आपके राज्य बनाए गए हैं, मतलब 3 तरह की सूचियां का खा गा करके बनाई हैं। तो बताइएगा गुजरात किसमें है, उत्तर आप लोग दीजिएगा। इसको हम आपको पेड क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। इसका उत्तर समझ लिए ना, इसका उत्तर समझे कि नहीं समझे। बिल्कुल इसका उत्तर होगा गुजरात। और ध्यान दीजिएगा राजभाषा अधिनियम 1976 ये भी प्रश्न बनता है। प्रश्न संख्या 88, किरातार्जुनीयम किस पर्व से लिया गया। देखिए हमने पब्लिक क्लास भी किरातार्जुनीयम आपको पढ़ाए थे और हमने कहा था यह बृहत्त्रयी का पहला ग्रंथ है जिसमें कितने होते हैं, 18 सर्ग होते हैं। भारवी की रचना है, किसकी रचना है, भारवी की। चलिए व्याख्या नहीं करेंगे। 88 का क्या हो जाएगा, वन पर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वन पर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किरातार्जुन वन पर्व हो जाएगा। चलिए 89, त्रिपटी पुहुप पराग सठ शनि स्वेद मकरंद में कौन सा दोष है। अरे भैया 10 दोष होते हैं, 10 दोषों की चर्चा करेंगे और 10 गुण होते हैं। वामन ने 20 माना है, लेकिन जल्दी से बताइएगा कौन सा दोष है। तो यहाँ पर पुहुप और पराग की बात करें तो अधिक पदत्त दोष है। किसका, अधिक पदत्त दोष है प्रश्न संख्या 89 का। व्याख्या नहीं करेंगे, टाइम कम है। 90, कौन सा उपन्यास प्रभाकर माचवे का नहीं है, जल्दी से बताइए। वैसे अगर आप बात करें इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी बना लीजिए, कोई नहीं ये ऑप्शन बनाइए। और बाकी सभी आपके प्रभाकर माचवे के उपन्यास हैं, परंतु है एक तारा है 40 40 30 40 50, कोई नहीं आपका इनका नहीं होगा। इसको एफ कर लीजिए, इसमें होना चाहिए था इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 90 को एफ कर लीजिए या अपने हिसाब से बना लीजिए। चलिए प्रश्न क्या 51, दिलफिगार और दिलफरेब किस कहानी के पात्र हैं। हमने बताया था दुनिया के सबसे अनमोल रतन दिलफिगार या फिर एक टोकरी भर मिट्टी धुलाई वाली। अरे भैया मैंने इसकी यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया भी है। प्रश्न संख्या 91, दिलफिगार दिलफरेब हो जाएगा सी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन पात्र हैं। चलिए प्रश्न संख्या 92, पाणिनि के महेश्वर सूत्र के 9वें क्रम पर कौन सा सूत्र आएगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न बन गया है। अब आप 9 जो है क्रम ढूंढिए तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ढा भी कर लीजिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं किसकी ओर, प्रश्न संख्या चलते हैं 93 की ओर। किस पे चलते हैं भैया, 93 की ओर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। कहीं मिलेगा नहीं ज़्यादा, किस में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। अरे भैया इतनी मोटी कलम हो गई कि लगता है कि पूरा जो है आपका प्रश्न है खा जाएगी। रुकिए, चलिए तो हो जाएगा प्रश्न संख्या 93 का उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं 94, थोड़ा सा इसको सही कर लें।
94। कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? जल्दी से बताइए कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार, पंचाशिका, ललित ललाम, साहित्य सार, राग रत्नाकर। कौन सा रत्नाकर? राग रत्नाकर। तो राग रत्नाकर इनकी रचना मतीराम की नहीं है। किसकी? मतीराम की बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न संख्या 95। सपनों की होम डिलीवरी किसका उपन्यास है? ममता कालिया का है या कृष्णा सोबती का है, वंदना शुक्ल का है, मैत्री उपसा का है? सपनों की होम, जो सपना होता है ना, वो ममता के प्यार में, ममता के आंचल में देखा जाता है, इसलिए ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 मतलब 96। तुलसी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? जल्दी से बताइए। आज से अनप्रास का बादशाह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, बच्चन सिंह ने कहा, उदय भान ने कहा। बिल्कुल सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनप्रास का बादशाह कहा। किसका? अनप्रास का बादशाह कहा। किसको? आचार्य तुलसीदास को। चलिए 96। ये बड़े ही सहृदय कवि, ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी कवि ने नहीं किया। शुक्ल कथन किसके विषय में है? बहुत ही अच्छा 97 उत्तर है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। शुक्ल का कथन किसके विषय में है? जल्दी से बताइए। एकदम सही, सेनापति के विषय में है। कवित रत्नाकर। कौन से रत्नाकर? कवित रत्नाकर इनकी रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 97 का हो गया क्या? सी। 98 मतलब 98 क्वेश्चन अब शतक लगाने वाले हैं। भुजंग भूषण भट्टाचार्य किस कवि का उपनाम है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य किस कवि का नाम है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सरस्वती पत्रिका को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया किसने? महावीर स्वामी, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्वामी नहीं, देख लीजिएगा ऑप्शन में स्वामी भी दे सकता है। 99। शिव प्रसाद सिंह को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अलग अलग बैतरणी, दिल्ली दूर, नीला चांद, सैलूस। बिल्कुल नीला चांद पर मिला क्या? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की एक दिन लिस्ट पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। बसंत आ गया किसका निबंध है? जो इसको बताएगा उसे 10 रुपया का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल आप 10 रुपया का इनाम मुझसे ले लीजिएगा। 10 रुपया जो लोग बताएंगे भाई देंगे। बसंत आ गया किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का, हजारी प्रसाद का, कुबेर राय का है या विवेकी राय का है? भैया जल्दी से उत्तर बताइए। बसंत आ गया। चलिए बहुत सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। जिन्होंने दिया है हजारी प्रसाद वो 10 रुपया जो जीत गए हैं। जिन्होंने कहा है विद्यानिवास मिश्र वो 10 रुपया हार गए हैं, क्योंकि बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं, ये है विद्यानिवास मिश्र का। चलिए प्रश्न संख्या 100 का उत्तर हो जाएगा बी। 100 शतक लगा चुके हैं और सब लोग भाई शतक लगाए हैं, लाइक भी कर दीजिएगा भाई। शतक लग चुका है। चलिए शब्द थके जरूर हैं किसकी कृति है? शब्द थके जरूर हैं किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है ए। चिरंजीत लाल कटारिया है। कौन है? चिरंजीत लाल कटारिया है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 102 का उत्तर दीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक में हवा नाक से निकलती है ऐसे रहते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें कम है, लेकिन कम निकलती है, नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन अनुनासिक को ही ऑप्शन के अनुसार हम मार देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 103। रीतबद्ध कवि कौन से नहीं है? दंडी, देव, चिंतामणि। देखिए बात कर रहा है रीतबद्ध कवि कौन इनमें से नहीं है? रीतबद्ध इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो आप दे रहे हैं क्या? दंडी कोई रीतबद्ध कवि वो भी नहीं आते हैं, इसलिए और देव, चिंतामणि, पद्माकर आते हैं, बल्कि बोधा आपके रीत मुक्त कवियों में बोधा आलम ठाकुर जो है आते हैं। क्या आते हैं? बोधा आलम ठाकुर जो है आपके रीत की कवियों में आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हो गया 103 का उत्तर क्या हो गया? 103 का उत्तर ए हो गया। प्रश्न संख्या 104। कौन सा कवि राम भक्त नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा कवि राम भक्त नहीं है? अग्रदास, सुंदरदास, तुलसीदास और ईश्वरदास। क्या होना चाहिए? ईश्वरदास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईश्वरदास होना चाहिए। यहाँ बनवा डी ऑप्शन में कर लीजिएगा ईश्वर
दास, टाइप मिस्टेक कर दिए हैं भाई, ईश्वर दास। और सुंदर दास कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बहुत पढ़े लिखे थे। तो 104 का उत्तर हो जाएगा बी, इसको बना लीजिएगा ईश्वर दास। ठीक है, क्या जो क्यास लिखा है उसको ईश्वर दास बना लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 105, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से उत्तर दीजिए। विष्णुप्रिया, विष्णुपदी, जाह्नवी या अलकनंदा, जल्दी से उत्तर दीजिए, बताइए कौन सा नहीं है। बिल्कुल विष्णुप्रिया, अगर बात करें गंगा के पर्यायवाची, विष्णुप्रिया नहीं है, बाकी विष्णुपदी, जाह्नवी और अलकनंदा गंगा की पर्यायवाची हैं भैया। जाह्नवी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, जाह्नवी बहुत पूछा जाता है, विष्णुप्रिया नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 106, मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है, जल्दी से बताइए। तो श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, बहुत अच्छा प्रश्न है, कृष्ण बिहारी बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 106, कृष्ण बिहारी नहीं सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या उत्तर दीजिए 107, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, दंडी हैं, उद्भट हैं, भरत मुनि है, भामा है। अलंकार प्रवर्तक भामा माने जाते हैं, भामा माने जाते हैं। कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं, प्रश्न संख्या 108, जल्दी से बताइए, कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं, अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। किसके हैं भैया, अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। 109, किसने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा है, किसने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा है, प्रश्न संख्या 109 का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा जिन्हें सबसे ज़्यादा उपेक्षित किया गया और महिलाओं के लिए उन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा। यहाँ रस्म नीरजा उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो महादेवी वर्मा हो जाएगा 109 का उत्तर, महादेवी वर्मा। चलिए प्रश्न संख्या 110, कनक में कौन सा अर्थ पूर्णतः गलत है, मतलब इसमें कनक के जो समानार्थी अर्थ हैं उनको चिन्हना है, एक नहीं है, स्वर्ण, धतूरा, गेहूं। जल्दी से आप चुनिए 110 का प्रश्न। 110, यहाँ 10 लिख दिए हैं, 110 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना आपका क्या है, गन्ना आपका धतूरा से कनक से संबंधित नहीं है। 111, आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, उत्तर दीजिए। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया, बिल्कुल सही। आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल रखा, बिल्कुल। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, बिल्कुल सही। आदिकाल को प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। प्रश्न संख्या 111 और 111 जितने लोग देख रहे हो लाइक कर दो। चलिए भाई 112 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 112, किस रचना का संबंध राम से नहीं है, साकेत का है, प्रियप्रवास का, अग्निलीक का है या संशय की रात का है, जल्दी से बताइए। किस रचना का राम से संबंध नहीं है, प्रियप्रवास का राम से संबंध नहीं है, बाकी रचनाओं का है। 112 का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए 113 का उत्तर दीजिए। 113 का उत्तर कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, करबला संग्राम प्रेम की बेदी, पैसा परमेश्वर, बिल्कुल करबला संग्राम प्रेम की बेदी है, पैसा परमेश्वर नहीं है। 113 का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए 114, निम्न में से कौन सी रचना भारत की, निम्नलिखित में कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है, शेखर एक जूनी, त्यागपत, अंधा गांव या कल्याणी। अंधा गांव, बिल्कुल, कौन सा, अंधा गांव जो है, सॉरी आधा गांव होना चाहिए, आधा गांव लिख लीजिएगा, अंधा गांव लिख दिया है भाई। तो आधा गांव, और आधा गांव किसकी रचना है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आधा गांव लिख लीजिएगा, अंधा गांव लिख लिया है। चलिए प्रश्न, उनको क्या पता टाइप वाले कि अंधा गांव होता है कि अनहर गांव होता है, ठीक है, लिख दिए। चलिए तो इसलिए इसको बना लीजिएगा अंधा, ठीक है, सॉरी आधा गांव बना लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 115, इसका उत्तर हो जाएगा 14 वाले का सी, आधा गांव। चलिए प्रश्न संख्या 15, जीवन में वही सफल होता है जो दूर की सोचता है के लिए एक शब्द बताइए। दूरदर्शी, दार्शनिक, युग दृष्टा या सूक्ष्मदर्शी, जल्दी से उत्तर दीजिए। जीवन में वही सफल होता है जो दूर की सोचता है, दूरदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूरदर्शी। प्रश्न संख्या 116, दिनकर कृत अर्धनारीश्वर निबंध का प्रकाशन वर्ष बताइए। दो रचनाएं हैं, विष्णु प्रभाकर की रचना अर्धनारीश्वर है, यहाँ दिनकर के बारे में बात कर रहा है। अच्छा ये बताइएगा किसकी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, दिनकर की या विष्णु प्रभाकर की, जल्दी से बताइएगा।
साहित्य अकादमी पुरस्कार किसकी रचनाओं में मिला है, दिनकर की या विष्णु प्रभाकर की। 116 का उत्तर हो जाएगा 52। क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा दिनकर के अर्धनारीश्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर दिनकर की। चलिए प्रश्न संख्या 117, कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा, हजारी ने, शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या बच्चन सिंह ने। बहुत करीब अब आ चुके हैं 17 प्रश्न 117 का उत्तर दीजिए। किसने कहा, किसने कहा, बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा, देखिए संत, इन्होंने जो नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, संत काव्य में रखा है। और आप बच्चन सिंह की किताब पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम साक्ष्य भी दे सकते हैं आपको। आप मेरे व्हाट्सअप 94 51 27 70 61 से जुड़िए, मैं साक्ष्य दूंगा। 94 51 27 70 61 से कोई डाउट, कोई समस्या हो, आप जुड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 118, भाषा काव्य संग्रह 1873 किसका ग्रंथ है। कृष्ण शुक्ल, शंकर शुक्ल का, रामराज त्रिपाठी का, महेश दत्त शुक्ल का। बिल्कुल एक उत्तर 118 का ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, नहीं ए नहीं है, ए नहीं है, महेश दत्त शुक्ल का है। देखिए शुक्ल शुक्ल दोनों है, पढ़िए अच्छे से, महेश दत्त शुक्ल का है, बी होगा, बी होगा। 118। 119, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, जल्दी से बताइए, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, अमृता प्रीतम की है, अमृता प्रीतम की है। 120, खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है, जल्दी से उत्तर दीजिए, खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है। बिल्कुल सही, सूरदास के जीवन पर अमृतलाल नागर का उपन्यास है। 121, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है, अशोक का फूल किस प्रकार का निबंध है, जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल ललित निबंध है। और ललित निबंधकार का जनक हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। अगर जनक की बात करें, ललित निबंधकार के जनक की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। तो 121 का उत्तर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको डी लगा लीजिएगा। एक, हाँ इसको डी कर लीजिएगा, सो के फूल ललित निबंध। चलिए 100 आगे चलते हैं। 122, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में हुई। अगर कलकत्ता थिएटर पूछ लेता, कलकत्ता थिएटर पूछ लेता तब 1777 लगा देते। क्या लगा देते, 1777 लगा देते। लेकिन यहाँ पर कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना की बात करेगा तो 1817, कितना, 1817 में। चलिए प्रश्न संख्या 123, वियोगी हरि को वीर सतसई पर कौन पुरस्कार मिला, आंख मूंद के मारिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सा मिला भाई, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड, मंगला या कोई नहीं, जल्दी से बताइए। अंतिम पड़ाव पर है, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। 124, हरिवंश राय बच्चन की किस कृति में हिंदी प्रसिद्ध कवियों की प्रशंसा की गई है, जल्दी से बताइए। आरती और अंगारे, सूत की माला, बंगाल का काल, खादी के फूल। हरिवंश राय बच्चन वायरन के कवि कहे जाते हैं और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो हिंदी साहित्य में अमर हो गई हैं। नहीं कि गदेला हैं जो नाच रहे हैं, कहाँ, जो बॉलीवुड में है। चलिए प्रश्न संख्या 124 का उत्तर, नाच रहे हैं अब शब्द नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका, साहित्य का ही। चलिए आरती और अंगारे, कौन से भैया, आरती और अंगारे हरिवंश राय बच्चन की कृति है जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की प्रशंसा की गई। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दमदार तरीके से संतोष इलाहाबादी चैनल को। सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, प्रवाल, प्रवाल इनमें से नहीं है, कनक, हेम और हिरण आपका है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप निरंतर प्रत्येक रविवार को टेस्ट सीरीज 125 नंबर की पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि हम PDF पाएँ तो 94 51 27 70 61 पर आप जुड़ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है, आप कुछ हमें संदेश देना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हम PDF ले लें, कोई भी आपको हिंदी से संबंधित जानकारी चाहिए तो 94 51 27 70 61 पर आप ज़रूर कॉल करिए। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे अपने चैनल, आपका चैनल है संतोष इलाहाबादी पर इतना कीमती समय दिया। इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे अपना सुझाव करिएगा। पहला टेस्ट है ये, मेरा ध्यान रखिएगा, पहला टेस्ट है और अनुरोध चलेगा, चाहे वो LT हो, ध्यान रखिएगा, LT TGT PGT, LT के लिए
टीजीटी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए, डीएसएसबी के लिए जितनी भी स्कूल की परीक्षाएं होती हैं टीचर से संबंधित वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे नंबर 94512770 9451277061 पर कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी वाणी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।